हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे, इससे पहले बहुत सारे वीडियो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का मिल चुका, प्लेलिस्ट में डाल दी हूं, तो वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आज का टॉपिक है मार्ले मिंटो सुधार, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है फ्रेंड। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मार्ले मिंटो सुधार। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। जॉन मार्ले भारत का सचिव थे और इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है, समानतः मार्ले मिंटो सुधार नाम से प्रसिद्ध हुआ है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जो मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष क्या था, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं, अपितु केवल मुसलमान के लिए गठित पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता था। वस्तुतः इसका आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्रवाद से पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी थी। सदियों से बनाई राष्ट्रीय एकता को एक ही चोट में समाप्त कर दिया गया था। गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया था। तो किसने कहा था, तो ये कथन भी आता है फ्रेंड्स, तो यह ध्यान दीजिएगा कि ये गांधी जी ने कहे थे कि मार्ले मिंटो सुधार, जो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, तो इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए। जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया था और इसने शताब्दियों से आरंभ हुई एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्न को पलट दिया था। तो किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। देख लेते हैं फ्रेंड्स, इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फिर फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं, ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था, तो ये 1919 में किया गया था, 1909 में किया गया था, माफ़ कीजिएगा, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया था। वर्ष 1909 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था तथा जॉन मार्ले भारत का सचिव बनाए गए थे। इसके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया और सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई है, तो ये किस बात की व्याख्या की गई है 1909 में फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, ठीक है, जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार को सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिससे अंततः देश का विभाजन कराया गया था, तो वो कौन सा था फ्रेंड्स, तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष क्या था, तो मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत में सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया था। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, तो इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए थे, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसमें शताब्दियों से आरंभ हुई एकता और मिलन की एक ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया था।
राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता मानते हैं? तो ये ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी में एक क्वेश्चन आएगा क्योंकि राजेंद्र प्रसाद बिहार से संबंधित है और ये आ भी चुका है फ्रेंड्स 63 बीपीएससी 2017 में कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ये सी लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माने हैं। ध्यान तब है कि मिंटो द्वारा वर्ष 1909 में पार्लियामेंट सुधार प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रणाली से ने सांप्रदायिकता के अधिक प्रोत्साहन किया था। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, तो भारत का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसमें दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। तो इसमें भी इसी में देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता में थी। ठीक है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन कब हुआ था? तो ये डेट याद रखेंगे, 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर दी गई थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी। और उस टाइम कौन थे? उस टाइम कार्यकाल वायसराय कौन थे फ्रेंड्स? तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुआ था और वर्ष 1912 में दिल्ली की राजधानी बन गई थी। नेक्स्ट है 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट है दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, तो कब बनी? तो 1911 में घोषणा हुआ था और 1912 में बन गया था। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा अगर पूछेगा तो 1911 में। जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था, क्योंकि जो घोषणा हुई थी दिसंबर 1911 में हुई थी, तो जल्दी टाइम खत्म हो गया, इसलिए 1912 में हुआ था। अतः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में 1911 एवं 1912 दोनों वर्ष में दिया गया हो तो संदर्भ में दूसरा वर्ष 1912 अधिक मान्य होगा। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो कलकत्ता से कब लाया गया था फ्रेंड्स? तो 1912 में। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी? तो ये 1911 में, क्योंकि यहाँ पे 1912 का ऑप्शन में नहीं है। अगर 1912 होता तो 1912 डालते फ्रेंड्स। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। ठीक है, तो ये बम किस पे फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम में वायसराय थे। लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रंश में प्रभाववंश तुष्टिकरण विषय कार्य कर रहा था। इसके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता था, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोहभंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर एक जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, जब उस पर चांदनी चौक पे बम फेंका गया था। क्रांतिकारी जो हार्डिंग पे बम में शामिल नहीं थे, तो कौन से शामिल नहीं थे फ्रेंड्स? तो भगवती चंद्र बोहरा नहीं थे, जबकि मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी तीनों शामिल थे। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है। तो ज़्यादातर ये हार्डिंग बम कांड नहीं पूछता फ्रेंड्स, पूछता है इसमें दिल्ली षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे, तो ऐसा पूछता है। तो हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र के केस के रूप में प्रसिद्ध थे। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद्र, दीनानाथ, बाल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोग को फांसी दे दी गई थी और 2 लोग को 7 वर्षों का कारावास की सजा दी गई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चंद्र बोहरा इसमें शामिल नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे तथा मुकदमे से बच गए थे। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, एक रास बिहारी घोष भी है जो सूरत अधिवेशन 1907 में थे, और रास बिहारी बोस थे जो दिल्ली षड्यंत्र में शामिल थे। तो यहाँ पे बोस और घोष ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो ये 1912 में। ठीक है,
दिसंबर 1911 में दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया था। साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। यह विभाजन 1912 से लागू हो गया था और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अभी और नेक्स्ट देख लेते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो कि इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। और जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजनाओं के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीति क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया था। यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध था। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। फलस्वरूप 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया था। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे, जो दृश्यों से स्मरणीय थे। प्रथम में क्या हुआ तो उग्रवादियों, जिन्होंने 9 वर्ष पूर्व 1907 में जो कांग्रेस से निष्कासित किया गया था का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हो गया था, जिसमें गरम दल और नरम दल का मिलन हो गया था। इसमें द्वितीय में क्या हुआ था तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के लिए मुख्य शिल्पी थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि अतिवादियों और उदारवादियों को मिलाने में किसका हाथ था, तो उसमें एनी बेसेंट और तिलक का था। जबकि अगर कांग्रेस और लीग के बोलेगा तो लीग में जिन्ना का नाम और तिलक आएगा। देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएंगे फ्रेंड्स। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद का काल था। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। कौन सा, तो अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया था। नेक्स्ट है, देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो कहाँ पे किए थे, तो लखनऊ में। ठीक है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ में इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी, तो AC मजूमदार। नेक्स्ट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो 1916 में
1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते हो गए थे ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्रों में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारधाराओं को साकार रूप दिया गया था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन है? तो अतिवादी उदारवादी बोल रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसमें एनी बेसेंट होंगे। और अगर लीग और कांग्रेस का होगा तो उसमें एम के जिन्ना और तिलक जी होंगे। ठीक है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय है। प्रथम है उग्रवादियों, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था और कांग्रेस ने पुनर्विश्व हो गया। और द्वितीय क्या था? तो दोगुड़े कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक ने कांग्रेस लीग के समझौते को मुख्य शिल्पी थे। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो बीजी तिलक ने। नेक्स्ट है, काफी गर्मी है फ्रेंड्स, इसमें मेरी हाथ नहीं चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो बीजी तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौते 1916 में के तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों के बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। लखनऊ समझौते में भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का भी मत प्रशस्त किया था। तो किसने बोला था? तो रमेश चंद्र मजूमदार। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली कब स्वीकार किया था? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद का काल निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है? तो उसे 1916 से 1922 तक। ठीक है। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या है? तो ये मिलन का काल है। लखनऊ समझौते केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बाद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया था। वर्ष निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो कौन सा असत्य है फ्रेंड्स? तो इसमें अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। तो ये गलत है, क्योंकि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुई थी उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने ही किया था। क्योंकि सही है, तो इसमें अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मिलन स्थापित हो गया था। तो ये सही है। महात्मा गांधी ने पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराए गए थे। तो ये भी सही है। और उपयुक्त में से कोई इसमें तो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। वर्ष 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था। अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार ने कहा था कि 10 वर्षों के दुखद अलगाव या गलतफहमी के कारण बेवजह से विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल में के दोनों खेमों उदारवादी और उग्रवादी ने अब यह महसूस किया कि अलगाव उनकी पराजय और एकता उनकी जीत है। अब भाई फिर मिल गए हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिससे उन्हें चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था। तो
वो हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स होम रूल लीग आंदोलन। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया था। लीग द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो जोसेफ बैसपेटा तथा सचिव एनसी केलकर थे। ठीक है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष बने थे जोसेफ बैप्टिस्टा एवं सचिव एनसी केलकर थे। जबकि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुडेल थे। तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्य क्षेत्र का बंटवारा भी कर दिया था। तिलक के लीग के जिम्मे में कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार था और देश के शेष हिस्से में एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे में आए थे। दोनों लोगों ने अपने विलय नहीं किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसने कब विलय किया था? तो कोई विलय नहीं कर रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके किसके बारे में? तो तिलक के बारे में कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। होम रूल लीग आंदोलन के दोनों नेताओं ने तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा था। वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की थी, जिससे कुछ लोग कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया था, ने तो कुछ लोग होम रूल स्पेशल नाम दिया था। बेसेंट के लीग के संगठन मंत्री कौन थे? तो जॉर्ज अरुडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करें। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना 1975 में अमेरिका में मैडम ब्लावत्सकी तथा कर्नल अलकाट ने की थी। एनी बेसेंट 1884 में इसकी सदस्यता बनी थी। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो तिलक ने और एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रही है। तो किससे संबंधित रही है फ्रेंड्स? तो ये गृह शासन आंदोलन जो होम रूलिंग सोसाइटी है। ठीक है। इसमें एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन या होम रूल आंदोलन से संबंधित थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा ही बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रख के स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों में आधारभूत कार्यक्रम बनाया जा सके। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह क्या था? तो वह होम रूल आंदोलन था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.एस. आलकाट का नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग से जुड़ा नहीं था? तो C.R. दास होम रूल से जुड़ा नहीं थे, जबकि एनी बेसेंट, एस. सुब्रमण्यम अय्यर और बीजी तिलक थे। नेक्स्ट है
किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक ने अपनी राजनीतिक शक्तियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे? तो कांग्रेस के 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। तो क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो क्या असत्य है इसमें फ्रेंड्स? तो मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2 जनवरी 1916 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ से किया गया था। नेक्स्ट है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। तो फ्रेंड्स इसमें कभी भी नहीं मिलाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो एनी बेसेंट ने फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक थे। एनी बेसेंट और 1847 से 1933 फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थी। एनी बेसेंट क्या है? तो एनी बेसेंट, तो इसमें क्या कथन सही है वो पूछ रहा है। तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी है। और तीसरा में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी थी, जबकि 1917 में बनी थी। ठीक है, तो फिजिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं थी फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख दिया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग। देखिए आईएएस एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है और ये बीपीएससी में भी आ गया है फ्रेंड्स। तो होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था। तिलक की इंडियन होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत बरार 6 शाखाओं तक ही सीमित थी। देश के बाकी हिस्सों में एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आ गए थे। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी का इसका नाम परिवर्तन करके स्वराज सभा रख दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेके, जिसमें गांधी एवं उसके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं और कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।